रूस और चीन के बीच क्या सब ठीक नहीं है? जानेंगे आखिरकार चाइना ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है। तो वहीं बांग्लादेश और रूस के बीच में भी क्या तनातनी होगी? रूसी नागरिक मारा गया है। वहीं भारत और बांग्लादेश में क्या चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बीजिंग ने समुद्र में रूसी तेल टैंकरों को रोकने का फैसला किया है। प्रतिबंध से प्रभावित 8 तेल टैंकरों में से प्रत्येक की क्षमता 2 मिलियन बैरल है, जिसका अर्थ है कि चीन द्वारा कुल 16 मिलियन बैरल कच्चे तेल के शिपमेंट को समुद्र में ही छोड़ दिया गया है। रूस और चीन के बीच घनिष्ठ मित्रता लंबे समय से साफ है। इन दो वैश्विक शक्तियों के बीच संबंध 1950 के दशक से ही मजबूत रहे हैं। यहाँ तक कि जब रूस ने लगभग 3 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था, तब भी चीन ने मॉस्को की आलोचना करने से परहेज किया था। रिपोर्टों से पता चला है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन बड़े पैमाने पर रूस को हथियार सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को का दौरा किया। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने रूस और चीन के बीच घनिष्ठ मित्रता लंबे समय से रहा है। इन दो वैश्विक शक्तियों के बीच संबंध 1950 के दशक से ही मजबूत रहे हैं। यहाँ तक कि जब रूस ने लगभग 3 साल पहले यूक्रेन पर हमला किया था, तब भी चीन ने मॉस्को की आलोचना करने से परहेज किया था। रिपोर्टों से पता चला है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन बड़े पैमाने पर रूस को हथियार सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मॉस्को का दौरा किया। हालांकि हाल के घटनाक्रमों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बड़ा झटका दिया है। चीन के सबसे बड़े बंदरगाह के अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण 8 रूसी तेल टैंकरों के बेड़े को डॉकिंग से रोक दिया है। रॉयटर्स के अनुसार, जिसने 3 व्यापार स्रोतों का हवाला दिया है, पूर्वी चीन में सैंडोंग पोर्ट समूह ने रूसी तेल टैंकरों पर यह प्रतिबंध लगाया है। इस क्षेत्र में कई तेल रिफाइनरियां हैं जो विदेशी तेल के प्रमुख आयातक रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक चीन फरवरी 2022 से रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, इसके बावजूद चीनी बंदरगाह अधिकारियों ने रूसी जहाजों को उतारने या डॉकिंग करने से रोक दिया है। प्रतिबंधित केवल सैंडोंग बंदरगाह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रिझाओ, यंताओ, किंगताओ जैसे आसपास के बंदरगाहों पर भी लागू होते हैं, जो सभी सैंडोंग पोर्ट समूह द्वारा संचालित है। कहा जा रहा है कि प्रतिबंध से प्रभावित 8 तेल टैंकरों में से प्रत्येक की क्षमता 2 मिलियन बैरल है, जिसका अर्थ है कि चीन द्वारा कुल 16 मिलियन बैरल कच्चे तेल के शिपमेंट को समुद्र में फंसा दिया गया है। अमेरिका ने प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले बेड़े को छाया बेड़े के रूप में लेबल किया है। पिछले महीने ही बाइडेन प्रशासन ने ईरानी शिपमेंट से संबंधित 35 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे। चीन ईरान से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है, जो ईरान के तेल निर्यात का 90% प्राप्त करता है और ईरान को बदले में नकद के बजाय सामान मिलता है। जब रूसी बेड़े पर प्रतिबंधों के बारे में पूछा गया, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रतिबंध के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया। ऐसा माना जाता है कि चीन की हालिया कार्रवाई अमेरिका में राजनीतिक परिवर्तन से संबंधित हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने पहले ही चीन पर भारी टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा कर दी थी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने पाकिस्तान के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। ढाका ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी है, जिसके कारण अब पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश की यात्रा करना आसान हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द ट्रिब्यून ने पाकिस्तान में बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद इकबाल खान के हवाले से ये जानकारी दी है। इकबाल ने इस बारे में अपनी हालिया लाहौर यात्रा के दौरान जानकारी दी, जहां उन्होंने व्यापारिक नेताओं को संबोधित किया। बीते साल शेख हसीना सरकार के पतन के बाद गठित बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रही है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में संबोधन के दौरान बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद खान ने लाहौर की संस्कृति और विरासत की जमकर यूनुस पाकिस्तान से दोस्ती कुछ इस लेवल में बढ़ा रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। वहीं भारत की बात करें तो भारत के साथ ये दुश्मनी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत के सीमा सुरक्षा बल पर सीमा पर फायरिंग का आरोप लगाया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के कमांडर
कमांडर ने दावा किया है कि चंपेन बाउगंज जिले के शिवगंज उपजिला में अजमतपुर सीमा के पास भारतीय सुरक्षा बल की गोली लगने से एक बांग्लादेशी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना शुक्रवार की रात की है। घायल व्यक्ति की पहचान शिवगंज के बागी चापरा निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद शहीदुल इस्लाम के रूप में हुई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 25 बोतलें, एक चाकू, एक टॉर्च से भरी एक बोरी छोड़ गया है। बाद में बीजीबी सदस्यों ने देर रात करीब 2 बजे ऑपरेशन के दौरान इन वस्तुओं को बरामद किया गया। शाहिदुल को उनके रिश्तेदारों वगैरह ने बचाया, ये कहा जा रहा है। और दोनों के बीच में फ्लैग मीटिंग भी हो रही है। तो बॉर्डर पर यहाँ पर टेंशन देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में। लेकिन एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है जो रूस और बांग्लादेश के बीच में टेंशन का वजह बन सकता है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में हिंदुओं के बाद अब विदेशी नागरिकों पर भी क्या हमले होने लगे हैं। बांग्लादेश में एक रूसी नागरिक का शव बरामद किया गया है। जिस रूसी नागरिक का शव मिला है उसका नाम इवान कैत्समोव है, जिसका शव बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की हाउसिंग सोसाइटी से मिला है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस की कंपनी रोसाटोम चलाती है और इस कंपनी के खिलाफ यूनुस सरकार ने जांच कमेटी बना रखी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की निगाह ढाका की ओर हो सकती है। और जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तब से बांग्लादेशी कट्टरपंथी बेलगाम होकर आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और रूसी नागरिक के साथ भी किसी बांग्लादेशी मौलाना का नाम जोड़ा जा रहा है। ये शख्स कहा जा रहा है कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सरगना है। रूसी नागरिक के शव और इसके बीच में लिंक माना जा रहा है और वो है 100 करोड़ टका की रकम। जी न्यूज के अनुसार यूनुस सरकार में बैठे कथित छात्र नेता ने न्यूक्लियर प्लांट चलाने वाली कंपनी रोसाटोम से 100 करोड़ टका की रिश्वत मांगी थी और इस फिरौती के पीछे दिमाग जसीमुद्दीन रहमानी का था, जिसे कुर्सी मिलते ही यूनुस ने जेल से रिहा कर दिया। दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार ने आरोप लगाया है कि रूपपुर में न्यूक्लियर प्लांट लगाने के बाद से रोसाटोम ने शेख हसीना को $5 बिलियन की रिश्वत दी थी। रूसी कंपनी ने ऐसे आरोपों इनकार करते हुए यूनुस सरकार के खिलाफ कानूनी एक्शन की चेतावनी दी थी। माना जा रहा है कि इस चेतावनी के बाद ही रहमानी के इशारे पर कंपनी से फिरौती मांगी गई। फिरौती न मिलने पर रोसाटोम के रूसी कर्मचारी को निशाना बनाया गया। रहमानी पर शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि ये दहशत फैलाना रहमानी का टेरर सिग्नेचर रहा है। बांग्लादेश में सेकुलर लेखकों और ब्लॉगर्स के खिलाफ रहमानी ने ही हिंसक कैंपेन चलाया था। रहमानी ने इन लेखकों को सेक्युलर सामग्री लिखने से मना किया था। जेल से रिहा होने के बाद रहमानी ने एक वीडियो मैसेज जारी कर हिंदुओं और भारत को धमकाया था। अब तक सिर्फ शक है। अगर रूसी नागरिक के मौत के पीछे रहमानी का हाथ साबित हो गया तो यूनुस के लिए रहमानी एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जो बांग्लादेश और रूस के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देगा। खैर, अब यहाँ पर क्या है मामला, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बांग्लादेश के अंदर धीरे जो चीजें होती जा रही हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से होती जा रही हैं और अजीब रूप लेती जा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भविष्य में बांग्लादेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पर फिलहाल के लिए भारत के लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाता है कि भारत चीजों को ध्यान दे पाए और अपने बॉर्डर को ज्यादा सुरक्षित करे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण समय है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।